नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल थिंक एजुरा पर। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2023 का हमारा ये पहला वीडियो है। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक की डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका करीब आप आजकल की जनरेशन्स में अगर हम देखेंगे कि बहुत युवा ट्रेंड है कि लोग बहुत जल्दी अपना घर लेना चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं। अब और वेरियस ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक प्रोफेशनल हैं, सैलरीड हैं। उसके बेसिस पर आप अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको घर कब लेना चाहिए और किस माध्यम से घर लेना चाहिए। कई बार व्यूअर्स, क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और आपके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आप उन इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर अपने लिए घर बनाएं या घर खरीदें, या उन इन्वेस्टमेंट्स को आप चलने दें, या अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें और घर बनाने के लिए आप होम लोन का ऑप्शन को चूज करें। इस ऑप्शन को चूज करने के लिए बहुत सारे थॉट्स और विचार हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं और आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर हम होम लोन ले लेते हैं तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट से आप कुछ पैसा बचा सकते हैं और जो पैसा आपके पास है आप उनको दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसका अगर हम एक सिंपल बात करें कि पैसे को, अगर आपके पास पैसा है, इन हैंड में आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं इस पैसे से घर ले लूं या होम लोन मुझे लेना चाहिए, तो बहुत सिंपल इसके लिए आप फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। जो पैसा आपके पास है और उसके अगेंस्ट में जो भी करंट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको ये देखना है कि जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, जो ऑप्शंस आपके पास इस वक्त हैं या फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपको जो बेनिफिट परसेंटेज है, अगर वो होम लोन के इंटरेस्ट रेट से अधिक है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट है कि आप होम लोन से, क्योंकि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेंगे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, होम लोन पे आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एक बेटर ऑप्शन है और उसके साथ आप होम लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हैं और होम लोन पर आप कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट की कंडीशंस को जरूर ध्यान में रखना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप चूज कर रहे हैं उनमें आपको कंटिन्यूसली उस रेट से या उस रेट से ज़्यादा पर बेनिफिट मिलते रहेंगे। और होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट करंटली है या आने वाले, चूंकि जो होम लोन होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि होम लोन आने वाले इन सालों में किस परसेंट तक जा सकता है। जिस तरीके से अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, करंट सिनेरियो में 2022 के बाद हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2023 में या आने वाले कुछ समय में ये शायद, अगर अब और थोड़े बहुत और बढ़ सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली हायर साइड में रह सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, हो गई कि आपके पास दो ऑप्शन थे, आपके पास अपना पैसा है, उसी से घर खरीद लें, या आप होम लोन ले लें और अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दें। सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर आपको अपने पैसे पर अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है होम लोन के इंटरेस्ट से, तो डेफिनेटली आप अपने पैसे को उस ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर दें और होम लोन लेकर होम लोन की आप इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआई चुकाते रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है और अपने पैसे पर आप अधिक इंटरेस्ट कमा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जो एक हिडन फैक्टर रह जाता है
वो रिस्क फैक्टर रह जाता है, क्योंकि होम लोन पे जो इंटरेस्ट है वो तो फिक्स ही हो गया, आपको देना होगा। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहती हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या आती है, उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। जबकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो जो भी ऑप्शंस आप इन्वेस्टमेंट का चूज कर रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड यूज कर रहे हैं, आप स्टॉक्स में जा रहे हैं, आप कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, एलआईसी में जा रहे हैं, या कोई और इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं ईपीएफ में, पीपीएफ में, या पीपीएस में, एनपीएस में, जिन भी ऑप्शंस को आप चूज कर रहे होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर को भी आपको समझना होगा, और इस कैलकुलेशंस के बाद ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक और ऑप्शन है कि कई बार आपको ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है, और होम लोन चूंकि आपका जो है एक एक रेंज में इंटरेस्ट रेट रहता है, और आप एक प्रोफेशनल हैं, सैलरीड हैं, तो आपकी ये एक एक उम्मीद ये रहती है कि आप होम लोन ले लें, और उस होम लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते रहें, क्योंकि कुछ बेनिफिट आप होम लोन से ले सकते हैं अपने टैक्स रिबेट ऑप्शंस के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं कि हम होम लोन ले लें, होम लोन के इंटरेस्ट को ईएमआई के ऑप्शंस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप दोनों पे करते हैं, उसको समय समय पे पे करते रहे, और इसके साथ ही साथ आप इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट ले लें, ताकि आपकी जो इनकम है वो उस स्लैब में थोड़ा नीचे आ जाए, या तो आपका स्लैब भी चेंज हो सकता है। यदि अगर आप हायर ब्रैकेट में बैठे हुए हैं, यानी कि 30% अभी हाईएस्ट ब्रैकेट है टैक्स में, 30% में बैठे हैं, तो वो हर एक ईयर पे आप 2 लाख की इनकम को कम शो कर सकते हैं, और जिसमें अगर मैक्सिमम 30% बेनिफिट, तो 60,000 आप सेव कर सकते हैं एज एन टैक्स बेनिफिट। लेकिन क्या ये गुड इनफ ऑप्शन है कि आप होम लोन ले लेते हैं? जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, या आप देखिए पीएसयू बैंक्स में जाते हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस बैंक्स में जाते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जो जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया आपका, हो एचडीएफसी हो गया, पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, या फिर आप अन्य प्राइवेट ऑप्शंस में जाते हैं, तो जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं उनके रेट काफ़ी हद तक फिक्स होते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, सभी बैंकों के रेट्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता, आपस में मैच करते हैं। बट अगर आप प्राइवेट फाइनेंसिंग में जाते हैं तो वहाँ आपको महंगे ऑप्शंस मिलते हैं। अ, अब यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। इस चीज़ों को समझने के लिए आइए हम थ्योरेटिकल बात न करते हुए, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप होम लोन में भी जाते हैं, और आप टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, और इससे बेहतर ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये ऑप्शंस को, आपने एक हाइब्रिड ऑप्शन यूज किया है कि आपने कुछ पैसे को अपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने होम लोन ले लिया है क्योंकि आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी बताऊंगा जिसमें आप होम लोन भी ले रहे हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि होम लोन बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में पैसा पे करना पड़ता है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है आपकी होम लोन की कॉस्ट। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 20 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको डबल से ऊपर या 2.5 गुना से ऊपर की कॉस्ट उस प्रॉपर्टी की आपको पड़ जाती है, क्योंकि इतने समय में आपको बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के रूप में पे करना होता है। तो इन सिचुएशंस को कैसे डील करें, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सेल टेम्पलेट से। इस टेम्पलेट से हम ये समझेंगे कि होम लोन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, और इन फैक्टर्स को हम किस तरीके से प्ले करें ताकि आप टैक्स का भी बेनिफिट ले सकें, और उसके साथ साथ आपके जो होम की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो इतने सालों में इतनी महंगी आपको पड़ जाती है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही रामबाण तरीका मैं कहूँगा, वो होता है रीपेमेंट का। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए व्यूवर्स, समझने की कोशिश करते हैं होम लोन से रिलेटेड कंपोनेंट्स को। किसी भी होम लोन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहली चीज, होम लोन का अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट
या जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, ये वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। कई बार ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है, और एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं कि जब आप होम लोन लेने जाते हैं या कोई भी लोन लेने जाते हैं, तो कोई भी बैंक या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जहां पर भी आप जाते हैं, जो भी सोर्स आप यूज करते हैं लोन लेने के लिए, वो आपको 100% लोन नहीं देते उस प्रॉपर्टी की। अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट लेट से 10 लाख है, तो वो मैक्सिमम आपको 80%, 70 to 80% लोन देते हैं, यानी कि आपको 20 to 30% ऑफ दैट कॉस्ट आपको खुद बियर करना होता है। यानी कि वो मार्जिन मनी, हम उसे कह सकते हैं, वो मार्जिन मनी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं कि हम समझ गए कि होम लोन का अमाउंट क्या होता है या प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। जितने का लोन आप लेना चाहते हैं उसे हम होम लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है इंटरेस्ट रेट। देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। रिकमेंडेड ये रहता है कि आप पीएसयू बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक में जाएं, क्योंकि उनके रेट मिनिमाइज्ड होते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और उसके बेस पर वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। कंपटीशन है मार्केट में, हालांकि नेशनलाइज्ड बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक दूसरे से करीब करीब साथ होता है। इसमें एक फैक्टर और इम्पोर्टेंट आपका डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है, आपका सिबिल स्कोर क्या है। उसके बेस पर भी इंटरेस्ट रेट डिफर करता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपकी जो सिबिल है, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिविल स्कोर मैक्सिमम 900 तक जाता है, और आपका स्कोर अगर 800 प्लस है तो सभी बैंक्स आपको बहुत इजीली लोन दे देंगे। 7 to 800 में भी आपको लोन मिल जाएगा। पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मे बी कि थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड पे हो जाए, क्योंकि बैंक का या जो भी आपको लोन दे रहे हैं उनका रिस्क थोड़ा सा हाई है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो सिविल स्कोर है, वो उस रेंज में फॉल कर रहा है, डिपेंड करता है। एंड वो सिविल स्कोर कैसे डिपेंड करता है उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर बात आ जाती है सेकंड कंपोनेंट, इंटरेस्ट रेट की। सो आप कोशिश कीजिए कि आपको रीजनल इंटरेस्ट रेट पर, देखिए हालांकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिक्स ही होते हैं। बट आप डिफरेंट बैंक्स में पता कर सकते हैं कि अगर वो किसी हर एक बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है, उनकी अपनी सिविल स्कोर के बेस पे क्राइटेरियाज हैं। सो वो थोड़ा बहुत पॉइंट में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। हालांकि वो मे बी कि एक बैंक अगर आपको 8% पे लोन दे रहा है और दूसरा बैंक आपसे 8.5 ले रहा है, बट आपको कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, पीएसयू बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, बट आपका 0.5 भी आपके अमाउंट और ड्यूरेशन के बेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि हल्का भी डिफरेंस, पॉइंट का भी डिफरेंस अगर आपको इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, इट विल मेक अ ह्यूज impact on your total amount which you are going to pay in these many years. So जितना भी, चाहे पॉइंट में भी डिफरेंस हो, आप कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम इंटरेस्ट पे वो होम लोन मिले। दूसरी चीज, तो तीसरा फैक्टर है, तीसरा जो कंपोनेंट है होम लोन का, वो होता है टेन्योर का। देखिए, अब डिपेंड करेगा, टेन्योर के लिए आपको कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि आप कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ईएमआई पे कर सकते हैं तो आपका टेन्योर कम हो जाएगा। आप अगर कम ईएमआई पे कर सकते हैं, आपकी एक लिमिटेड रेंज है, आप जिस अमाउंट का, जिस प्रिंसिपल अमाउंट का या जिस अमाउंट का लोन, होम लोन आप लेना चाह रहे हैं, बड़ा अमाउंट है, उसकी अगर आप ड्यूरेशन कम कर दें तो आपकी जो ईएमआई हो जाती है वो इतनी अधिक हो जाती है कि आप अपनी हर मंथली इनकम से आप उसे पे नहीं कर पाते। तो उस लिमिट को भी आपने ध्यान रखना होगा, और इस चीज पर डिपेंड करेगा आपका टेन्योर। यानी कि आप जितना कम टेन्योर रखेंगे होम लोन का, उतनी अधिक ईएमआई आपकी होगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। जब आप बैंक के पास जाएंगे, आप बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट बताएंगे, बैंक अपना जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो भी वो बेस्ट आपको ऑफर करेंगे वो बताएंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि आप किस टेन्योर के लिए लोन लेना चाहते हैं। फिर वो आपको, और आप ऑनलाइन भी आजकल आपको ईएमआई कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, इंटरेस्ट रेट डालेंगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर डालकर चेक कर सकते हैं कि अगर आप 10 ईयर्स का टेन्योर डालते हैं तो आपकी क्या ईएमआई आ रही है, 15 ईयर्स का डालते हैं तो क्या ईएमआई आ रही है, और 20 ईयर्स का आ रहे हैं तो क्या ईएमआई आ रही है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा कि टेन्योर से आपकी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेन्योर का लोन आप लेंगे उतनी महंगी प्रॉपर्टी आपको, क्योंकि आप उतने अधिक समय तक लोन को पे कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टेन्योर के साथ बढ़ता चला जाता है। इस चीज के कोरिलेशन को आप समझिए। तो तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कितने अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, कितने परसेंट पर यानी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर आपको ब्याज, यानी कितनी ब्याज की रेट क्या है, और किस रेट पर आपको होम लोन मिल रहा है, और कितने टेन्योर के लिए आप होम लोन ले रहे हैं। इन तीन चीजों पर आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि उतने साल में, यानी कि आपने अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 50 लाख का, लेट्स से कि हम होम लोन ले रहे हैं। इस 50 लाख पे 10% इंटरेस्ट पे हमें होम लोन मिल रहा है। 10 ईयर्स के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए आ रही है, ईएमआई की कैलकुलेशन। 50 लाख का लोन 10% इंटरेस्ट रेट पर 10 सालों के लिए अगर मैं लेता हूँ तो पर मंथ का मेरा इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से 0.8 हो जाता है। और आपके टोटल जो महीने हो गए, यानी कितने महीने आपको ईएमआई पे करनी है, यानी 10 साल में, हर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 महीने का टेन्योर हो गया, यानी 0.8% पर मंथ के हिसाब से आप 120 महीने तक आपका लोन चलेगा। और इसको आप पे करेंगे तो कितना ईएमआई आप पे करेंगे। 50 लाख का आप लोन ले रहे हैं 10% पे 10 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई कैलकुलेट, यू डोंट हैव टू बोदर अबाउट द ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेशन इस ट्रैकर से अपने आप हो जाएगी। टोटल पेमेंट भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी कि आप इन 10 सालों में 10% इंटरेस्ट रेट पर 50 लाख के लोन के लिए कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस 50 लाख के इंटरेस्ट के लिए मेरी ईएमआई आ जाती है 60,075 रुपीज। टोटल पेमेंट क्या है, 50,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस आप चूंकि 66,000 रुपये 66,075 रुपये आप हर महीने पे करेंगे 120 महीने तक, तो टोटल कितना पे कर देंगे आप, 79,29,044 रुपीज आप पे कर रहे हैं। इट मीन्स 50 लाख रुपए लेकर आप ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए पे कर रहे हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जो 50 लाख तो बैंक ने आपको दिया है वो तो आपने लौटाना ही है, उसके अलावा आपने कितना पे किया, 29,29,044 रुपीज आपने केवल इंटरेस्ट पे किया है इन 10 सालों में। अब देखिए ये फैक्टर कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पर अभी इतनी ही चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से 9.5 के आसपास अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, इसको मैं अगर 9.5 कर देता हूँ, 10 सालों के लिए रह देता हूँ, तो आपका इंटरेस्ट घटकर देखिए यहाँ पर सिर्फ 0.5 का डिफरेंस आया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट 29 लाख से 27 लाख और 28 लाख के बीच में आ गया, यानी कि इतना इंटरेस्ट आपका कम हो गया है। जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर कहीं पर इंटरेस्ट रेट 0.5, 0.2, 0.3 कम मिलता है तो आप कम वाले ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका आएगा। दूसरी चीज आ जाती है टेन्योर पे। देखिए अगर मैं टेन्योर को इसको 15 ईयर्स कर देता हूँ तो आप देखिए कितना, 10 ईयर्स से 15 ईयर्स बढ़ाने में ही आपको 50 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे 9.5% ब्याज के हिसाब से 15 साल का, अगर 10 साल की जगह अगर 15 साल कर देता हूँ तो आपको टोटल 93 लाख रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, 94 लाख रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। और इस अमाउंट में चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका वही है, टेन्योर आपका सिर्फ चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी वही हम 9.5% लेके चल रहे हैं, लेकिन इतने सालों में चूंकि 10 साल से अगर आप 15 साल में पे करेंगे, चूंकि आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। देखिए 10 साल में आपकी ईएमआई कितनी आ रही थी, इसको एक बार दोबारा से चेंज कर देते हैं। आपकी ऑलमोस्ट 65,000 की ईएमआई थी, लेकिन जैसे ही आप टेन्योर को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर आपकी ईएमआई कम हो जाती है। पर चूंकि आप 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, आपके 60 मंथ्स एक्स्ट्रा हो गए, 120 मंथ से आपके 180 मंथ्स हो गए हैं जिसमें आपको ईएमआई पे करनी है। ईएमआई की कॉस्ट आपकी कम हो गई, यानी कि 65,000 से 52,000 पे आपकी आ गई है, बट आपका टोटल पेमेंट जो है वो 93,000 हो गया। और इस तरीके से आप देखिए इंटरेस्ट जो आपका पहले 29 लाख रुपीज था, ऑलमोस्ट 44,000 रुपीज हो गया है। तो देखिए इन कंपोनेंट्स को प्ले करके आपको ये समझ आता है कि जब आप होम लोन ले रहे होते हैं तो होम लोन में ये तीन कंपोनेंट किस तरीके से
अपना रोल प्ले करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या रोल प्ले करता है, इंटरेस्ट रेट से क्या इम्पैक्ट आता है, और टेन्योर से क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जितना कम हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, उससे हमारी प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगी। और लोन का जितना टेन्योर कम होगा, लोन का टेन्योर आप कम रखेंगे तो आपकी ईएमआई डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपकी ईएमआई इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपको टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है, जो कि आप कम ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, आपकी सेविंग होगी वहां पर चूंकि डिपेंड करेगा उतनी आपकी इनकम भी होनी चाहिए ईएमआई पे करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम उतना ही टेन्योर ले जितने के लिए आप ईएमआई पे कर पाएंगे। उससे अधिक ड्यूरेशन के लिए आप होम लोन ना लें। जितनी मैक्सिमम ईएमआई आप पे कर सकते हैं उसके बेस पर आप टेन्योर डिसाइड करें। नाउ एक और चीज मैं यहाँ पर आपके बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आपने ये लोन लिया है 50 लाख का 9.5% इंटरेस्ट रेट पर, अभी के लिए हम इसको 10 साल ही मान करके चलते हैं। अगर हम 10 साल के लिए ले रहे हैं तो देखिए आपने 77 लाख टोटल पे किए हैं, और 27 लाख आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसको इसमें हम टैक्स बेनिफिट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टैक्स बेनिफिट क्या होता है होम लोन पे? देखिए दो तरह के टैक्स बेनिफिट होम लोन पे मिलते हैं। एक होता है अंडर सेक्शन 54, जिसमें हम कहते हैं कि आप 2 लाख तक का जो भी जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पे, क्योंकि देखिए आप क्या होता है कि आ, आपकी ईएमआई बन जाती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के बेस पर। आप हर महीने वो ईएमआई पे कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, उस ईएमआई में कुछ पोर्शन इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हैं और कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा होता है। उन इंस्टॉलमेंट्स में, उन ईएमआई में दो कंपोनेंट आप पे कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, ये जो करंट जो टैक्स बेनिफिट के स्लैब्स है उसमें ये कहता है कि अगर आप जो भी अमाउंट पर ईयर आप इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट कंपोनेंट में पे कर रहे होते हैं, सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप उसमें 2 लाख रुपए तक की रिबेट अपनी इनकम पर ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट 2 लाख का नहीं है, रिबेट है आपकी इनकम में 2 लाख की। यानी कि अगर आप, हम मान लेते हैं कि आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में है, तो 2 लाख की इनकम कम करने का अर्थ हुआ कि आप चूंकि 1 लाख पर आपको 30,000 का बेनिफिट होगा, तो मैक्सिमम आप 60,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 60,000 का एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, हर साल ये हमारी फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में आप 2 लाख, अगर 2 लाख या उससे अधिक का आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस 2 लाख तक का आपको आपके इनकम में रिबेट मिलता है, यानी कि मैक्सिमम ऑफ टैक्स बेनिफिट 60,000 का ले सकते हैं। और इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर होम लोन के लिए आप 5 साल तक ये रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आप कितना हो गया पर ईयर, अगर आपको, आप मान के चलते हैं कि हर साल आप 2 लाख से अधिक का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इट मीन्स कि आपको पर ईयर जो है 60,000 का बेनिफिट होगा। यानी कि 5 साल में आप 3 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट बचा पाएंगे। इसके साथ साथ एक और टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है अंडर सेक्शन 80C। देखिए यहाँ पर एक अंडर सेक्शन 80C, चूंकि मैं मानता हूँ कि अगर बिजनेसमैन है या कोई अपना काम करते हैं आप, जहाँ पर आप जो है पीपीएफ या ईपीएफ नहीं आपका कटता है, क्योंकि सैलरीड जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका पीपीएफ तो कटता ही है, पीएफ कटता है, सॉरी, पीएफ कटता है। तो जो पीएफ होता है, इस तरह की कुछ जो सेविंग्स है वो ऑटोमेटिकली एटीसी में काउंट होती है। मैं अगर ये मान के चलूँ कि आप 30% हायर ब्रैकेट में है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इस एटीसी का बेनिफिट यहाँ ले पाएंगे, क्योंकि आप, हो सकता है कि एटीसी में बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे कि आपका पीएफ हो गया, आपका आपका यूलिप्स हो गए, आपकी एलआईसी हो गई, आपके कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इस एटीसी में कवर होते हैं, वो भी यहाँ पर। और एटीसी की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। अगर मैं एक सेकंड के लिए ये मान लेता हूँ कि आप एटीसी के किसी और
और इन्वेस्टमेंट में कवर नहीं हो रहे हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ 1.5 लाख का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आप अ, इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है हर साल 1,50,000 का बेनिफिट ले रहे हैं 5 सालों तक। तो इतना बेनिफिट आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये एटीसी वाली कंडीशन तब आती है जब आप पूरा का पूरा 1,50,000 का बेनिफिट होम लोन के अंडर ले रहे हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम कंसीडर किया था। मैं मान के चल रहा था कि बाकी आपका कंपोनेंट जो है एटीसी का कहीं और इन्वेस्टमेंट में कवर हो रहा है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम पे 1 मिनट के लिए यहाँ पर मान लें 1.5 लाख, ओके, 1,50,000, तो देखिए 7.5 लाख, 5 साल में 7.5 लाख रुपए। तो टोटल आप जो टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे वो 17 लाख का ले पाएंगे। यानी कि कहने का क्या अर्थ हुआ, आपने 50 लाख का होम लोन 9.5% पर 10 साल के लिए लिया, जिसमें आपको हर महीने 65,000 की लगभग ईएमआई पे करनी पड़ रही है। टोटल कॉस्ट आपकी प्रॉपर्टी की 77 लाख हो गई, यानी 50 लाख का मकान आपको 77-78 लाख का पड़ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट आप 27 से 28 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नाउ अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो इसमें से आप करीब 17 लाख का टैक्स बेनिफिट बचा सकते हैं। यानी कि 27 लाख आपने इंटरेस्ट पे किया, 27 में से 17 पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 17 लाख आपने पे नहीं किया, तो 27 - 17 हो जाएगा। तो स्टिल आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट करीब 10 लाख। नेट इंटरेस्ट आपका ये रह गया, क्योंकि बाकी को आपने इनकम टैक्स में सेव कर लिया। ये इसको इस तरीके से मान के चल रहे हैं, वहां तो आप पे कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको रिबेट मिल जा रही है। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपने होम लोन नहीं लिया होता तो इतना टैक्स आप यहाँ ऑलरेडी दे दिए होते, नहीं 17 लाख रुपए आपका टैक्स में चला गया होता इधर यहाँ पर। तो इसको अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि आपने ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट को न देकर आपने होम लोन के इंटरेस्ट पर ये पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऑलमोस्ट आपका जो इंटरेस्ट रह गया, नेट इंटरेस्ट रह गया, वो 10 लाख रुपए रह जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं व्यूअर्स, इसमें और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं क्या? जी हाँ, इसमें और कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको करीब करीब 20% मार्जिन मनी लेकर चलनी होती है। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी किसी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 62,50,000 रुपए है, तो करीब 20% उसका हो जाता है 12.5 लाख रुपए। यानी कि 62 लाख में से 12.5 लाख रुपए आपको पे करने हैं और 50 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। इस तरीके से आप लेके चलते हैं। कुछ मार्जिन मनी शुरू में आपको रखनी होती है, जो 20 से 30% में कहूँगा होती है। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप होम लोन प्लान कर रहे हैं तो आपके पॉकेट में मार्जिन मनी होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 1 करोड़ का सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास 20 से 25 लाख रुपए अपने होने चाहिए, क्योंकि तभी आपको बैंक लोन देगी। वो 80 लाख की आपको लोन दे देगी, 75 to 80 लैक्स का आपको लोन मिल जाएगा और 20-25 लैक्स आपको अपने पॉकेट से पे करने होंगे। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप होम लोन प्लान कर रहे हैं, एटलीस्ट इतनी यानी 20 से 25% या मैं कहूँगा 20 से 30% तक की मार्जिन मनी आपके सेविंग में होनी चाहिए, तब आप होम लोन के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप होम लोन लेते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, आपको ये लगेगा कि अभी भी मैं होम लोन टैक्स बेनिफिट लेने के बाद भी नेट नेट 10 लाख रुपए में इन 10 सालों में, 10 से 11 लाख रुपए इन 10 सालों में मैं केवल और केवल इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा हूँ होम लोन के में टैक्स बेनिफिट लेने के बाद भी। क्या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं जिनके द्वारा ये मेरा इंटरेस्ट रेट और कम हो सकता है? जी हाँ, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, कैसे समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा सिनेरियो लिया है। ये पहला सिनेरियो है कि आपने 50 लाख को 9.5% पे 10 साल के लिए लोन लिया है। आपको 65,000 की ईएमआई पे करनी है। टोटल आप 77 to 80 78 लैक्स रुपीज पे कर रहे हैं।
जिसमें आपका 50 लाख ऑफ कोर्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि जो होम लोन अमाउंट था, और इसमें करीब आपको 27 लाख रुपए, 27 से 28 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ा है आपको 10 सालों में ना। इस ये 27 लाख में से आपको करीब इनकम टैक्स पे रिबेट मिल गई है 17 लाख की। तो नेट नेट अगर देखें तो आपने 10 से 11 लाख, यानी हर साल करीब करीब आपने 1 लाख रुपए या 1,05,000 रुपए के आसपास आपने जो है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट के रूप में पे किया है। तो आप अगर इस अमाउंट को कुछ और कम करना चाहें, अब आप देखिए, होम लोन का अमाउंट आप कम नहीं करना चाहते क्योंकि 50 लाख का आपको लोन चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम करना आपके हाथ में नहीं है। टेन्योर अगर आप कम करेंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, जो आप पे नहीं कर पाए, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप इन इन तीनों कंपोनेंट्स में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेकंड सिनेरियो की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर सकते हैं आप, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रीपेमेंट का। रीपेमेंट को बहुत से लोग नहीं समझा पाते। आ, अब आरबीआई की गाइडलाइंस है कि 6 महीने के बाद, यानी कि जब आप होम लोन लेते हैं उसके 6 महीने तक तो कम से कम आपको ईएमआई पे करने पड़ेगी। उसके बाद आपका अपना ऑप्शन है कि आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो कोई पॉलिसी की हुई है, वो मैच्योर हो जाती है, आपके स्टॉक से आप पैसा निकाल लेते हो, किसी भी सोर्स से अगर आपके पास पैसा आ जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस होम लोन को उस ईएमआई पे कंटिन्यूअसली उस ड्यूरेशन के लिए चलाना है। यानी कि जब कभी भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, आपको बोनस मिल गया, आपको कहीं से और कुछ बेनिफिट हो गया, कुछ और इनकम आपकी कहीं से हो जाती है, तो उस इनकम से आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ पैसा एक साथ जमा करते हैं। और देखिए इसकी क्या पावर है और किस तरीके से ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। आपके होम लोन को जल्दी पे करने के लिए आप ना तो बैंक को कह रहे हैं कि मेरा टेन्योर कम कर दीजिए, आप ना ही बैंक को कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, ना ही आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ईएमआई के अलावा जब कभी भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, उसको आप प्रिंसिपल रीपेमेंट के रूप में बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी ईएमआई तो ये है, लेकिन मैं इतना पैसा रीपेमेंट करना चाहता हूं अपने लोन अकाउंट में। और देखिए यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर हमने सेम सिनेरियो लिया है, लेफ्ट साइड में हमने समझ लिया है ऑलरेडी, और राइट साइड में भी अभी मैंने रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कुछ पे नहीं किया। ये देखिए, ये आपका कैलेंडर बना हुआ है पेमेंट का। ये डिपेंड कर रहा है आपके यहाँ पर जितना होम लोन आप ले रहे हो, जिस रेट पे ले रहे हो, जिस टेन्योर के लिए ले रहे हो, उस तरीके से यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट होके आ गई है। कितनी ईएमआई आपको पे करनी पड़ रही है, यहाँ पर देखिए 120 है, तो ये 120 तक जाएगा चार्ट में। 120 तक, 120 मंथ तक आपकी, देखिए यहाँ पर 120 मंथ तक आपकी ईएमआई जा रही है। और ये आपको मंथ ऑन मंथ बता रहा है ये टेबल कि आपकी जो ईएमआई आप पे कर रहे हो पर मंथ। देखिए पहली इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले आपको लोन दिया बैंक ने 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का लोन दिया, तो जब नेक्स्ट मंथ से, यानी कि जब पहली ईएमआई आप दोगे, आपकी ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है 64,699 की, यहाँ पर 64,699 की आपने ईएमआई दी। इसमें ये टेबल आपको बता रही है कि इस 65,000 में से जो आप लोन, जो पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट केवल 25,000 रुपए दे रहे हैं, बाकी का ऑलमोस्ट 40,000 रुपए आपका केवल इंटरेस्ट में जा रहा है। नेक्स्ट मंथ में भी ये ऑलमोस्ट करीब सेम है। हर महीने ये धीरे धीरे प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल पे होगा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना परसेंट आपका जो है प्रिंसिपल में जा रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट के पेमेंट में जा रहा है, और आपका प्रिंसिपल धीरे 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 यहाँ पर हर महीने ईएमआई में कम होता जा रहा है। तो इस टेबल से आपको समझने को मिल रहा है। नाउ व्यूअर्स, मैंने इसमें इस टेबल में एक कॉलम यहाँ पर ऐड किया है प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए। देखिए ये है नॉर्मल सिनेरियो कि आपने एक लोन लिया 10 साल के लिए और आप हर महीने उतनी ईएमआई पे करते जा रहे हैं, और आपके पास पिक्चर है कि आपको 120 महीने तक ये ईएमआई पे करनी है, और तब आपका जाकर लोन खत्म हो जाएगा। नाउ आप समझते हैं पावर ऑफ रीपेमेंट को, कि क्या और ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप रीपेमेंट मोड में जाते हैं तो देखिए कितने ड्रास्टिक बेनिफिट अभी आपको होते हैं।
अभी हमारा रीपेमेंट कुछ भी नहीं है, हमने कोई रीपेमेंट नहीं पे किया है, तो ऑलमोस्ट दोनों ही टेबल में आपको सेम फिगर नजर आ रही है, यानी सेम टाइम में सेम सब भी कुछ सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम रीपेमेंट करते हैं, देखिए मान के चलते हैं कि जिस वर्ष में आपने लोन लिया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 20 से 25 या 25-30% तो आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ रहा है, यानी कि 50 लाख अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो 12.5 लाख रुपए अपने आपने अपनी जेब से पे किया है। आपके पास पैसा और नहीं है, मान के चलते हैं आपके पास और सेविंग नहीं है, और आपको हर महीने आप अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है अपनी इनकम से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप लेट से पूरे 12 महीने में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे पाते हैं, आप हर महीने अपनी, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अपनी ईएमआई टाइम से पे कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप ईएमआई पे नहीं करेंगे तो आपका ये भी इंटरेस्ट में ऐड होते जाएगा, फिर आपके लिए ये बहुत बैड इम्पैक्ट इससे आएगा। अभी सिर्फ हम रीपेमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि सेकेंड ईयर से, यानी कि फर्स्ट 12 मंथ्स में आपने केवल इंस्टॉलमेंट पे किया, उसके बाद जैसे ही 15वां महीना आया, आपके पास कहीं से लेट से मान के चलते हैं कि 3 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, और आपने वो 3 लाख रुपए प्रिंसिपल में 15 अमाउंट में जमा कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ ये 3 लाख नहीं जमा करते हैं तो अभी आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 27 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ओवरऑल, और टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी बाद भी आपको 10 लाख पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये 3 लाख रुपए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पे करता हूं, आपका जो टोटल इंटरेस्ट है देखिए यहाँ पर 24 लाख हो गया। 27 लाख जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे वो 27 लाख हो गया, और जो 1 लाख 120 महीने की जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे थे वो इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। देखिए आपने बैंक को नहीं कहा कि आप उसका टेन्योर कम कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, आपकी पेमेंट 120 महीने से घटकर 110 में, यानी कि 10 महीने की आपकी पेमेंट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट को जमा कर दिया। यहाँ देखिए आपके 10 महीने कम हो गए हैं यहाँ पर, और जो लोन आपने 10 साल के लिए लिया था वो केवल अब आपका 9 साल 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। आपने बैंक को नहीं कहा कि रिड्यूस कर दीजिए, आपने सिर्फ बैंक को कहा कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई है, इस पेमेंट को मेरे होम लोन अकाउंट में जमा कर दीजिए। और कोई भी बैंक आपको बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज के लिए इस पैसे को लेगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर देगा, और ऑटोमेटिकली आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो जो ईएमआईस हैं, 120 महीने से घटकर 110 महीने की आ गई। मान के चलते हैं कि अगले फिर 15 महीने में जब भी आपके पास कुछ पैसा आया, फिर आपने कुछ पेमेंट यहाँ पर कर दिया, 15 से मान लीजिए कि 30वें महीने में आपने फिर ये कर दिया। ओके, फिर यहाँ पर एक और मान के चलते हैं, 45 में कर दिया। हर 15 महीने में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर रहे हो 3 लाख रुपए। जब भी आपके पास है आप उस मंथ में जाकर के यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर एक और यहाँ पर कर दिया, यानी आपने टोटल कितना पेमेंट किया, टोटल रीपेमेंट आपने कर दिया है यहाँ पर 12 लाख रुपए हो गए। 3-3 लाख रुपए करके आपने अलग अलग ड्यूरेशन में पे कर दिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस 3-3 लाख के रीपेमेंट से आपको क्या बेनिफिट हुआ। दो बेनिफिट आपको हुए। अब जैसे ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आया, आपने उसको प्रिंसिपल रिपेमेंट में जाके पे कर दिया, और आप यहाँ देखिए जो आपको ओवरऑल 27 लाख रुपए, 27,63,853 रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में पूरे 120 महीने की इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ रहे थे, और आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो पड़ रही थी वो 78 लाख रुपीज की पड़ रही थी, वही कॉस्ट आपको अराउंड 70 लाख हो गई है। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है इस रीपेमेंट की वजह से आपका जो है करीब 7 लाख का और इंटरेस्ट आपका सेव हो गया। 7,40,000 रुपए आपने और एक्स्ट्रा यहाँ पर सेव कर लिए हैं। तो ये व्यूअर्स मैं बता दूं आपको कि ये बेनिफिट होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट का। यानी कि जब भी कभी आप होम लोन ले रहे हो, ध्यान रखने की जरूरत है कितने का अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं। और इसके अलावा आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के साथ साथ और जो आपका इंटरेस्ट टोटल पे कर रहे हैं, आप किस तरीके से
क्या और ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है रीपेमेंट का, प्रिंसिपल रीपेमेंट का। प्रिंसिपल रीपेमेंट जैसे जैसे जब कभी भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो, उसको आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते रहिए। इससे आपका लोन भी कम हो जाएगा, और आपके लोन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, और आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, और आप हर एक बेनिफिट को ले सकते हैं। थैंक यू।